अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, यानी असली संपत्तियों को खरीदना शुरू कर दें। BookReview.com में आपका स्वागत है। बुक रिच डैड पुअर डैड अध्याय 4 सबक 3 अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्राक से आग्रह किया गया कि वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे विद्यार्थियों की कक्षा में फाइनेंशियल एजुकेशन पर चर्चा करें। चर्चा खत्म होने के बाद रे क्राक विद्यार्थियों के साथ उनकी फेवरेट बार में बियर पीने के लिए चले गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तो रे ने विद्यार्थियों से एक सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि मेरा असली बिजनेस क्या है? MBA विद्यार्थियों को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि रे क्राक मैकडोनाल्ड ब्रांड के साथ हैमबर्गर बिजनेस में हैं। कुछ देर बाद रे ने फिर यही सवाल दोहराया, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? सभी विद्यार्थी हंस दिए और आखिरकार एक विद्यार्थी ने जोर देकर कहा, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि आप लोग यही कहोगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। रे का असली बिजनेस है रियल एस्टेट। हाँ, फ्रेंचाइजी की लोकेशन के नीचे का रियल एस्टेट। फ्रेंचाइजी और उसकी लोकेशन मैकडोनाल्ड की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आज दुनिया में मैकडोनाल्ड के पास सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। पिछले अध्याय में हमने यह बताया कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। इस अध्याय के सबक में अमीर बनने के एक महत्वपूर्ण रहस्य पर चर्चा की गई है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अपने काम से काम रखो, इसका क्या मतलब है? आइए जानते हैं। एक बार फिर इस चित्र पर नज़र डालें। यह चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यह चित्र इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को दर्शाता है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि हमारी स्कूल शिक्षा की वर्तमान पद्धति युवाओं में अकादमिक डिग्रियां हासिल करके अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी ज़िंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ऑफिसर्स इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती हैं, परंतु ध्यान रहे वह अपने प्रोफेशन से ही चिपके रहते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में एक बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। किसी बैंकर को अगर पूछा जाए कि आपका बिजनेस क्या है, तो वह अपने आप को बैंकर तो बता सकता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या आप बैंक के मालिक हैं, तो जवाब होता है नहीं, वह तो बैंक में काम करता है। उसका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, लेकिन उसका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस में अंतर को अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन एक सेल्समैन का था। वह पहले मिल्क शेक मिक्सचर बेचते थे और बाद में हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे, लेकिन उनका असली बिजनेस रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वह अपना सारा जीवन दूसरों के लिए काम करने में लगा देते हैं। आर्थिक रूप से सिक्योर होने के लिए हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है। नंबर 1 नियम यह जानना है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए।
ज़्यादातर लोग नौकरी में ज़्यादा तनख्वाह चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, पढ़ाई में एक और डिग्री हासिल करके बेहतर नौकरी चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि यह सब लोग अपना पूरा ध्यान नौकरी की एक्टिव इनकम पर केंद्रित किए हुए हैं। अगर इसके अतिरिक्त यह लोग संपत्तियां बनाने पर भी ध्यान दें तो आर्थिक रूप से ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। गरीब और मध्य वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं, यानी यह लोग जोखिम नहीं उठा सकते और सिर्फ अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं, खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। अगर आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने घर को मान बैठे हैं और अपनी प्राइवेट कार को भी संपत्ति मानते हैं, तो अपनी नौकरी की इनकम को हटा कर देखें। यही संपत्तियां आपको जिंदा मारने वाली नजर आएंगी, खासकर तब जब आपने इन्हें लोन पर खरीद रखा हो। हालांकि बैंकिंग और अकाउंटिंग वाले लोग इन्हें संपत्ति मानते हैं। अगर आपके पास एक सामान्य नौकरी हो तो बैंक लोन कमेटी आपको लोन देने में देर नहीं लगाती है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो जाती है तो पैसा जुटाने के लिए वे अपनी उन चीज़ों को बेचते हैं जिन्हें वह संपत्ति समझते हैं। सामान्यतः यह उस मूल्य से बहुत कम कीमत पर बिकती हैं जितने में यह खरीदी गई होती हैं। अगर यह चीज़ें बेचने पर कोई फ़ायदा होता भी है तो सरकार द्वारा उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई गई रकम कम हो जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अपनी दिन की नौकरी को करते रहें और अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, यानी असली संपत्तियों को खरीदना शुरू कर दें। याद रखें, असली संपत्ति वह चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती रहती है। उन लायबिलिटी से जितना हो सके बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है। जिस क्षण आप एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है, खासकर तब जब आप इसका प्राइवेट इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। इसका इस्तेमाल कम और खर्च ज़्यादा होता है, यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि बैंकर इसे संपत्ति मानते हैं। वयस्कों को चाहिए कि अपने खर्च कम कर लें, लायबिलिटीज़ को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। जब एक बार आपके पास ठोस संपत्तियों का आधार बन जाए तो आहिस्ता से इनकम के अनुसार शौक और विलासिता की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं ताकि आप उनका सुकून के साथ भोग कर सकें। युवा लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। जब संपत्ति बनाने का पहला मौका आप गंवा देते हैं तो उसे हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए युवाओं को संपत्तियां बनाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। इससे पहले कि वह शादी करें, बच्चे पैदा करें, हर शौक की चीज़ उधार पर खरीदें और खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसें। बहुत सारे युवा दंपति अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वह नौकरी करते हुए भी कई सालों तक कर्ज से बाहर नहीं आ पाते। जब असली संपत्तियों की बात आती है तो यह कई तरह की होती हैं, जैसे एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपके होने की ज़रूरत ना के बराबर होती है। आप उस बिजनेस के मालिक तो होते हैं लेकिन उसे दूसरे लोग चलाते हैं। अगर आपको उस बिजनेस में काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं, आपकी अपनी नौकरी हो जाती है। स्टॉक, बॉन्ड, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, नोट्स, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा आदि से मिलने वाली रॉयल्टी, ऐसी हर चीज़ जो इनकम देती हो
और जिसका मूल्य बढ़ता रहे सच्ची संपत्तियां कहलाती हैं। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ने लिखने के बाद एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह देते हैं, लेकिन गलती सिर्फ यह होती है कि वह उनको असली संपत्तियां खरीदने की सलाह नहीं देते जो उन्हें पसंद हों। याद रहे, अगर आप ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो तुम उनका ध्यान नहीं रख पाओगे। ज़्यादातर अमीर लोग रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन्हें इमारतों और ज़मीन से प्यार होता है। वह उन्हें पसंद करते हैं, वह सारा दिन उन्हें निहार सकते हैं। इन लोगों को छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी लगाव होता है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका मतलब है वह एंटरप्रेन्योर होते हैं, ना कि कोई कारपोरेट व्यक्ति। अमीर लोगों को असल में कोई कंपनी बनाना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसे चलाना अच्छा नहीं लगता। वह इसके मालिक तो होते हैं, लेकिन इसे दूसरे लोग चलाते हैं। जल्द ही ऐसी कंपनीज को सार्वजनिक कर दिया जाता है। इनके स्टॉक और शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इनकी किस्मत चमक सकती है और पैसे का यह खेल इन्हें पसंद होता है। शेयर मार्केट की बात करें तो कई लोग कम पूंजी वाली कंपनीज में निवेश करना खतरनाक मानते हैं, और यह खतरनाक है भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट का नॉलेज रखते हैं, निवेश से प्रेम करते हैं और उसे समझते हैं, तो खतरे को कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के साथ रणनीति यह होनी चाहिए कि छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करें, उसकी वैल्यू बढ़ने पर उसे बेचकर थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लें। इससे इनकम पर टैक्स चुकाने से भी आप बच सकते हैं। 5 से 7 साल तक अपने पास रखने से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आमतौर पर नाटकीय बढ़ोतरी होती है। इसे अपने पास 5 से 7 साल तक रखें। समझदार लोग अपनी दिन की नौकरी करते रहते हैं और अपने काम से काम भी रखते हैं। वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा पैसे की समझ पर जोर देते हैं। यह लोग जितनी अच्छी तरह से अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, उतनी ही अच्छी तरह से निवेश का विश्लेषण भी कर सकते हैं। ऑथर इस बुक में किसी को अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वह कहते हैं कंपनी चलाने में बहुत झंझट होता है। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं, लेकिन अगर आप कंपनी बनाने का नॉलेज रखते हैं, आपके पास एक अच्छा आइडिया है और अपनी कंपनी शुरू करने की दृढ़ इच्छा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें, यानी असली संपत्तियां खरीदते रहें जो आपकी जेब में पैसा डालती रहें। अपने काम से काम रखने का यही मतलब होता है। यही अमीर बनने का रहस्य है। यह महत्वपूर्ण है। जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है, तो यह आपका कर्मचारी बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पैसा आपके लिए हर दिन 24 घंटे काम करता रहता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करते रहें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को भी बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है, तब आप विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। एक महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें संपत्तियां बनाने के बाद खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग एक आलीशान घर, महंगी कार और दूसरी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं ताकि वह अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु
असल में उधार यानी कर्ज के दलदल में गहरे दस्ते चले जाते हैं। अमीर होने और अमीर दिखने में बहुत फर्क होता है। अमीर दिखने वाले लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं और फिर लोन चुकाने में सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। याद रखें, सच्ची विलासिता तो असली संपत्तियों में निवेश करने से मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास कोई ऐसा अपार्टमेंट है जिससे अतिरिक्त पैसा आता हो और आपकी ज़रूरतें इस अपार्टमेंट के पैसे को छोड़कर दूसरी संपत्तियों से पूरी हो रही हों, तो आप इस अपार्टमेंट से आने वाले पैसे से अपने लिए मर्सिडीज खरीद सकते हैं। इसमें जरा भी मेहनत या जोखिम नहीं है, परंतु ऐसा करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई और चीज़ खरीद लेते हैं। विलासिता की वस्तुएं कुछ और नहीं हैं, यह तो इच्छा और भावनाओं को बहलाने वाले खिलौने हैं। जल्द ही आप इनसे उब जाते हैं, फिर आपको नए खिलौने को खरीदने की इच्छा होती है। अगर आप ऐसी चीज़ों को कर्ज पर खरीदेंगे तो आप जिंदगी से उब जाएंगे, क्योंकि इनके कारण जो कर्ज लिया गया होगा वह आपके लिए बोझ बन जाएगा। इसीलिए पहले सिर्फ अपने काम से काम रखें, असली संपत्तियां खरीदते रहें। संपत्ति वाले कॉलम का बड़ा और ठोस आधार बनाने में मग्न रहें। आनंदित रहें, अमीर बने, अमीर दिखने की नकल ना करें। तो अब तक हमने इस अध्याय से क्या सीखा है? नंबर 1, प्रोफेशन और बिजनेस में अंतर यह होता है कि प्रोफेशन में आपको काम करना पड़ता है। यह आपकी नौकरी या कोई और काम हो सकता है। यहाँ आपके मौजूद होने की ज़रूरत होती है। बिजनेस में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसके मालिक होते हैं, लेकिन इसे दूसरे लोग चलाते हैं। नंबर 2, अमीर होने और अमीर दिखने में फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग अमीर दिखने के चक्कर में उधार पर शौक और विलासिता की चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे एक अच्छा मकान, एक अच्छी कार, और कर्ज के दलदल में गहरे दस्ते चले जाते हैं। नंबर 3, अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, यानी असली संपत्तियां खरीदना शुरू कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की बुक्स से हम आपके लिए वैल्यूएबल नॉलेज लेकर आते हैं। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com